नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के बारे में। सरकार की जो अवधारणा होती है, सरकार क्या होती है, सरकार की उत्पत्ति, ठीक है, कैसे कैसे सरकार की उत्पत्ति हुई, आज का जो सिस्टम है वो किस तरीके से बना, सरकार का अर्थ और सरकार के विकास के बारे में। ठीक है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए आवश्यक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार का अर्थ क्या होता है, सरकार की परिभाषाएं जो अलग अलग समय जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने बताई है, सरकार की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, किस तरीके से सरकार बनी, सरकार के रूप किस कौन कौन से सरकार होती है, सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं और सरकार के विकास कैसे हुआ। ठीक है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, जो सरकार शब्द है उसका इंग्लिश होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होता है वो गुबर्नियर से बना है, जिसका अर्थ होता है जहाज चलाना या पथ प्रदर्शन करना। ठीक है, यह एक लैटिन शब्द है और इसी से बना है गवर्नमेंट। दोस्तों, हिंदी में इसका अर्थ होता है सरकार और इसका अर्थ है सरकार शासन करने वाली संस्था, यानी कि जो संस्था शासन करती है उसको हम लोग सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई एरिया है, ठीक है, कोई भूभाग है, कोई ज़मीन है, मान लीजिए इतनी बड़ी है। ठीक है, इसमें मान के चलिए कि 100 लोग रहते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा, तो ये 100 लोग किस तरीके से काम करेंगे, वो किसकी बात मानेंगे। हो सकता है सब आपस में लड़ने लगें। ठीक है, एकदम छोटे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक समाज होता है, समाज का सबसे छोटा अंग होता है परिवार। एक परिवार होता है, परिवार में भी ये सिस्टम होता है कि परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनकी लोग बातें मानेंगे। ठीक है, और जो नई सोच आ रही है उसमें भी अगर कोई घर का समझदार व्यक्ति है जो कि मान लीजिए उम्र में छोटा ही है, लेकिन वो कहीं और से बाहर से पढ़ के आया है या वो समझदार है बाकी लोगों से, तो लोग उसकी बात मानते हैं। क्योंकि एक घर के अंदर कोई ऐसा होना चाहिए जो कि जिसकी बात सब माने। अगर सब लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे तो पूरा घर भी, मतलब परिवार भी टूट जाएगा, परिवार भी सही तरीके से नहीं रह पाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई एक बड़ा सा क्षेत्र है, उसमें 100 लोग रहते हैं या 1000 लोग रहते हैं या लाख लोग रहते हैं, 10,000 रहते हैं, 1 लाख रहते हैं, अगर वो किसी की बात नहीं मानेंगे, कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई वहाँ पे नियम बनाने वाला, नियम को लागू करने वाला नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से मतलब कहें कि ख़त्म हो जाएगी। कोई व्यवस्था ही व्यवस्थित ढंग से ही कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए सरकार बनाई गई। सरकार में बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोगों का समूह होता है जो कि राज्य के लिए कानून बनाते हैं, उसको लागू करते हैं और राज्य की शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने का काम करते हैं। ठीक है, ये सरकार होती है। अगर बात करें इसके बारे में, जो डिफिनीशंस होते हैं, जो चीज़ें होती है कि सरकार क्या होता है, तो राज्य की इच्छा को व्यक्त करने, उसे लागू करने और नियंत्रित करने का एक तंत्र होता है। तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ये क्या होता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये क्या है कि राज्य की इच्छा को व्यक्त करने, ठीक है, उसे लागू करने और नियंत्रित करने का ये तंत्र है। मतलब राज्य में कोई सिस्टम बनाना, ठीक है, उसको लागू करना, उसको नियंत्रित करना, यह राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। सरकार जो होती है वो राज्य की एक अनिवार्य तत्व होती है। राज्य के बिना सरकार नहीं और सरकार के बिना राज्य नहीं। अगर राज्य ही नहीं रहेगा तो सरकार कहाँ की बनेगी, बनेगी ही नहीं। और अगर सरकार नहीं रहेगा तो राज्य नहीं बनेगा। सब लोग अपनी मनमानी करेंगे तो वो राज्य ही नहीं हो पाएगा, वो एक क्षेत्र ही नहीं हो पाएगा। ऐसे मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, ये इतना, मान लीजिए एक किसी देश का नक्शा है, ये मैप है किसी देश का, तो हम मानेंगे कि इसके अंदर ये व्यक्ति यहाँ से बैठ करके, जो यहाँ से बैठ करके जो लोग नियम बनाते हैं वो लागू होता है। अगर ये यहाँ से कोई नियम ही नहीं बनाए और ये लागू ही ना हो तो ये बगल का देश क्यों माना जाएगा, सब तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, जंगल राज वाला सिस्टम हो जाएगा। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होगी उसकी बात माना जाएगा। अगला बात करते हैं कि संकीर्ण अर्थ। सरकार का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री या फिर केंद्र सरकार के मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार के मंत्री, हम इन्हीं को सरकार समझते हैं। ये एक संकीर्ण अर्थ है, मतलब छोटा अर्थ है सरकार का। ठीक है, हम अगर सोचते हैं कि सरकार ने ये फैसला किया है तो हम सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने फैसला किया होगा या मंत्रियों ने फैसला किया होगा या मुख्यमंत्री ने फैसला किया होगा। लेकिन सरकार का मतलब सिर्फ कार्यपालिका नहीं होता, केवल मंत्री नहीं होते हैं। सरकार का अर्थ होता है व्यापक अर्थ। बात करें बड़े अर्थ की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही सरकार के अंग हैं। ठीक है, इनके बारे में कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। 2-3 वीडियो पहले वो वीडियो आई हुई है, उसको आप देखिएगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या अंतर होते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर भी हम इसको लगा देंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। अगला बात करते हैं सरकार की, जो अलग अलग लोगों ने परिभाषाएं दी है। गार्नर ने कहा है सरकार के बारे में कि सरकार वह संगठन है जिसके द्वारा सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। वुड्रो विल्सन ने कहा है सरकार एक दार्शनिक राजा की तरह है जो समाज को व्यवस्थित करती है। लास्की ने कहा है सरकार राज्य का वह अंग है जो राज्य की इच्छा को व्यक्त तथा क्रियान्वित करती है। अरस्तु ने कहा है, जिनको हम अरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, कि सरकार वह शक्ति है जो राज्य में सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग करती है। ठीक है, ये सब अलग अलग लोगों ने सरकार की परिभाषाएं दी है। दोस्तों, जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से मतलब वो सोचते हैं कि ये होता है तो बताते हैं। जबकि जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो उसमें एक खास मतलब वो डिफिनीशन होता है उसका। जैसे अगर पदार्थ की बात करें साइंस में, तो पदार्थ क्या होता है कि पदार्थ वह वस्तु जो जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता है, जिसमें न्यूक्लियस हो। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक परिभाषा होता है। जबकि इसमें जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने परिभाषाएं दी हैं उन सभी को एक तरह से माना जाता है। आगे बात करते हैं कि सरकार की विकास किस तरीके से हुआ, सिस्टम किस तरीके से बना। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ कि जब बहुत पहले अगर बात करें तो समाज होता था, समाज के कुछ लोग होते थे, वो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी बात मानते थे। इसके बाद थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ा और कबीले बनने लगे। कबीले का एक सरदार होता था, सभी लोग सरदार की बात मानते थे। उसके बाद क्या हुआ कि और ज़्यादा व्यापक हुआ, कई कबीले मिलने लगे आपस में। तो उसके बाद एक राजा की तरह सिस्टम बनने लगा। ठीक है, राजा होते थे, वो मतलब कहें कि अब सरकार चलाते थे, वो डिसाइड करते थे। कहीं कहीं पर अलग सिस्टम था, जैसे कि एक वक्त आया जब ब्रिटेन में और बाकी जगहों पर चर्च की बहुत ज़्यादा प्रधानता थी। चर्च से ही नियम बनते थे, चर्च से ही फैसले होते थे। ठीक है, इसके बाद जो कहें तो बाद में लोकतांत्रिक सिस्टम आया कि सरकार में जो लोग जाएंगे उनको जनता ही चुन करके भेजेगी। और अभी का जो सिस्टम है वो अलग है। तो सबसे पहले की बात करें तो कोई औपचारिक सरकार नहीं होती थी, जो भी बुजुर्ग होते थे वही नेतृत्व करते थे। कबीले बनने लगे। ठीक है, इसके बाद व्यापक हुआ, नगर राज्य बनने लगा। ठीक है, वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से मतलब एथेंस में क्षमता था, बाकी जगहों पे राजा होते थे। फिर सामंतवादी सिस्टम आया, दैवीय राजतंत्र आया, चर्च आया, मतलब धार्मिक जगहों से फैसले होते थे, धार्मिक जगहों से सरकार चलाई जाती थी। इसके बाद राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, मतलब एक एक राष्ट्र बनने लगे। संविधान आया, संविधानवाद शुरू हो गया अलग अलग देशों में। प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाई जाने लगी, लोकतांत्रिक सिस्टम इसको कह सकते हैं। वर्तमान काल की बात करें तो कल्याणकारी राज्य, डिजिटल शासन, वैश्वीकरण, ये सब अब होने लगा। मतलब एक सिस्टम बना। शुरुआत कहाँ से हुआ, एक परिवार से। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो फैसले करते थे, उनके पास अधिकार होता था, सभी लोग उनकी बातें मानते थे। ठीक है, और इसके हिसाब से आगे बढ़ता गया और एक व्यापक रूप आज बन गया कि सरकार इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, इसके बाद अलग अलग संघ बनने लगे। आगे बात करते हैं कि सरकार की उत्पत्ति के सिद्धांत जो अलग अलग दिए गए हैं। एक होता है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, हालांकि ये सब एग्जाम में उतना आता नहीं है, फिर भी हमने शामिल कर लिया है। सरकार ईश्वर की देन है, शासन ईश्वर के प्रतिनिधि, ये शासक जो होते हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। यह फिल्मर और बोस्यू द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित था। अगला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, इसमें कहा गया कि लोगों को आपसी समझौते से सरकार बनाई। ये हॉब्स, लॉक और रूसो ने कहा था। ठीक है, यूपीएससी में सबसे अधिक पूछा जाता है ये कहा जाता है कि लोगों ने आपसी समझौते से, मतलब समाज ने अपने हिसाब से सरकार बनाई, सब मिलजुल कर सरकार बनाते हैं। शक्ति बल का सिद्धांत, फोर्स थ्योरी, शक्तिशाली व्यक्ति ने बल से सरकार बनाई। जो शक्तिशाली व्यक्ति है ये ओपेनहाइमर ने कहा था। राज्य युद्ध का उत्पादक है, परीक्षा बिंदु है। मतलब ओपेनहाइमर ने कहा था कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो लोगों को अपने कंट्रोल में करके और खुद सरकार बनाते हैं। ठीक है, अगला है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, जो पैट्रियोकन थ्योरी है कि परिवार से कबीला, कबीले से राज्य का विकास हुआ। और ये हेनरी मैम ने कहा था, हेनरी मैन ने। ठीक है, रक्त संबंध आधारित संगठन, ये परीक्षा बिंदु, मतलब परिवार से कबीले बने, कबीले से राज्य बने और राज्य से इस तरीके से सरकार बना। ठीक है, सरकार का मतलब होता है कि जो शासन करने वाले लोग होते हैं वो सभी सरकार में आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। ठीक है,
बाकी सब लोग हों। यहाँ सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो मैंने पिछले वीडियो बनाया है उसमें इसके बारे में मतलब डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन इसमें आसानी से समझ लेते हैं छोटे शब्दों में। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल जो होते हैं उसको हम विधायिका कहते हैं। संसद का मतलब हो गया पार्लियामेंट, जिसको हम कहते हैं, जो दिल्ली में है। और विधानमंडल जो होता है वो राज्यों में होता है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। यहाँ विधानसभा की जगह इसको अगर हम विधानमंडल लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, विधानमंडल, ठीक है। आगे बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा। भारत में ये देश के लिए हैं। लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ है ये। दोस्तों, जो विधायिका होती है, जो संसद होता है पार्लियामेंट, उसके अंग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी आते हैं, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं वो सदन नहीं होते। सदन के अगर हाउस की बात की जाए तो ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति भी संसद के अंग हैं, लेकिन ये संसद के अभिन्न अंग हैं और ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बावजूद वो संसद के अंग होते हैं। अगला बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, यानी कि जो विधायिका ने कानून बनाया है उसको लागू करना, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अधिकारी होते हैं, एसपी, डीएम, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। ये नौकरशाही में यहाँ पे आ गए, मैंने यहाँ पे कह दिया, तो ये भी मतलब कार्यपालिका में ही आते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है सरकार का व्यवहारिक रूप है। हम जो सामान्य रूपों में सरकार का अर्थ समझते हैं वो इन्हीं को समझते हैं, ठीक है। ये जो लोग फैसला करते हैं हम इसी को समझ लेते हैं कि सरकार का फैसला है। हमारे यहाँ डीएम कोई फैसला कर दे कि यहाँ पे ये सिस्टम लगेगा, ये नियम लगेगा, तो हम कहते हैं कि हाँ सरकार ने ये फैसला लिया है, ठीक है। न्यायपालिका जो होती है वो कानून की व्याख्या करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है भारत में, संविधान का रक्षक इसको कहा गया है और मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। अगर मान लीजिए कि देखिए इसके तीनों का काम क्या होता है, एकदम शॉर्ट में समझते हैं। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, इसका काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कि अगर कोई उस कानून को नहीं मानता है तो उसको दंड देना, ठीक है, न्याय करना। अब सरकार के प्रमुख रूप, कितने प्रकार के सरकारें होती हैं। पहला है मोनार्की, जिसको राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में क्या होता है कि एक सिस्टम होता है कि राजा जो होगा उसके परिवार का ही व्यक्ति अगला राजा बनेगा, ठीक है। मतलब एक राजा है, उसका बेटा या बेटी या उसके परिवार के सदस्य ही कोई दूसरा राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसी के परिवार का कोई राजा बनेगा। मतलब ये इसको कहते हैं राजतंत्र, ठीक है, इसको कहते हैं मोनार्की। अगला है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है कि सत्ता जो होती है वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। ये जो कहा गया है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, इसको अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिंकन, अब्राहम लिंकन, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है, ठीक है। ये भारत में, यूएसए में, और ये है, ये यहाँ पे दिया है कि लिंकन ने ये परिभाषित किया था। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसमें जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो है वो शासन करेगा, वो शासक बनेगा, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री। बाकी अभिजात तंत्र, इसमें क्या होता है कि ये ग्रीस में प्रचलित था कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, जैसे मान लीजिए कोई चर्च का पादरी हो गया, कोई धर्म गुरु हो गया, वो एक तरह से कहें कि शासक होगा, वही शासन करेगा, वही फैसले करेगा, ठीक है। अगला है तानाशाही। तानाशाही की अगर बात करें तो इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है। डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर होता है, एक तानाशाह होता है, ठीक है, जो मैंने कहा कि जिसके पास ताकत होती है। जैसे कि अभी अगर हम कहें तो उत्तर कोरिया की बात कर सकते हैं कि जहाँ पे एक ताकतवर व्यक्ति होगा और वही शासक होगा, ठीक है, उसको कहते हैं तानाशाही। मतलब वहाँ पे वो जो कह देगा वही नियम है, वो जो कर देगा वही कानून है, वही सही है, वही सब कुछ है। अगला है फेडरल, जिसमें केंद्र राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन होता है। मतलब एक सिस्टम बनता है जिसमें केंद्र सरकार होती है, इसके अंदर कई सारे राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है, और दोनों में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, ठीक है, जो सबके लिए होती है, मतलब जिस पर जो केंद्र का फैसला होता है, जैसे विदेश नीति, रेलवे, ये सब भारत में इस तरीके का सिस्टम है। जो विदेश नीति है, रेलवे है, रक्षा है, वो सब केंद्र के जिम्मे है। जबकि अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों के पास जो होता है बिजली, सड़क, पानी, या फिर
जो पुलिस होती है, जो क्षेत्रीय पुलिस होती है, राज्यों की जो पुलिस होती है, वो सब राज्यों के पास है। ठीक है, भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है, इसमें 3 सूची बनाई है हमारे संविधान में। एक को कहते हैं संघ सूची, एक को राज्य सूची और एक को समवर्ती सूची। संघ सूची में जो जो विषय लिखे हुए हैं उस पर केंद्र सरकार फैसला करती है। ठीक है, जो राज्य सूची में विषय हैं उस पर राज्य सरकार फैसला करती है, और जो समवर्ती सूची में है उस पर दोनों फैसले कर सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। अगला है एकात्मक। ठीक है, जहाँ सभी शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, जो पूरी शक्ति होती है। यहाँ पे क्या होता है फेडरल में कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियाँ बटी होती है, लेकिन जो एकात्मक होता है इसमें सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं होती है। ठीक है, अगला है जो इसको हम अब रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, तो गवर्नमेंट लैटिन के गुबेर्नियर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना। विधायिका जो सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इंग्लिश में इसको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहा जाता है। अगला है सामाजिक अनुबंध। हॉब्स की जो हॉब्स ने कहा था शांति का, लोक ने अधिकार और रूसो ने सामान्य इच्छा कहा था। कल्याणकारी राज्य आधुनिक सरकार का आदर्श रूप होता है। जो कल्याणकारी राज्य है वो आधुनिक सरकार का आदर्श रूप है। लास्की ने कहा था कि सरकार राज्य की इच्छा को व्यक्त व क्रियान्वित करती है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। ठीक है, और भारत में संसदीय संघात्मक लोकतांत्रिक सरकार है। और भारत की जो सरकार है वो उसमें एक और चीज़ है, वो है रिपब्लिक, यानी कि गणतांत्रिक। ठीक है, भारत क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक का मतलब है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा पद होगा, गणतांत्रिक का मतलब होता है कि जो यहाँ पे सबसे बड़ा पद होगा उस पर बैठा हुआ व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाएगा। भारत में सबसे जो बड़ा पद होता है वो होता है राष्ट्रपति का पद, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो वंशानुगत नहीं होते, बल्कि उनको चुना जाता है। ठीक है, हालांकि उनको सांसद और विधायक मिल करके चुनते हैं, लेकिन विधायकों को जनता ही चुनती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे सिस्टम है। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़े जो पद होता है उस पर होती है महारानी, और जो महारानी होती है वो वहाँ पे चुनी नहीं जाती हैं। ठीक है, वो एक तरह से कहें कि उनका वंशानुगत होता है, मतलब एक परिवार के ही लोग बनते हैं। तो जो ब्रिटेन है उसको लोकतांत्रिक राजतंत्र कहते हैं, और भारत है उसको लोकतांत्रिक गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ पर भी चुनाव होता है, लेकिन वहाँ पर जो सबसे ऊपर का पद है उसके लिए चुनाव नहीं होता। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए होता है, मंत्रियों के लिए होता है। जबकि भारत में जो सबसे ऊपर का पद है राष्ट्रपति का, उसके लिए भी चुनाव होता है। ठीक है, तो यही सब बातें थी इनके बारे में। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो हमने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है वहाँ पे इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, इसकी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए हर किसी के साथ। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर, किसी और विषय पर वीडियो बनाओ, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर भी वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।